हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है और आपकी क्लासेस कैसी चल रही है? मार्क्स कैसे आ रहे हैं एग्ज़ाम में? अगर हुए हैं तो, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। और वीडियोस में मेरे बनाने के बाद भी कुछ अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना। और हम लोगों ने फिफ्थ 5 यूनिट कंप्लीट कर लिए। हम लोग 6th यूनिट में हैं, विच इज़ द सेकंड लास्ट यूनिट ऑफ दिस पार्ट 1 फिजिक्स। और ये भी कॉलिजन वाला जो पार्ट है वो वैसे यूनिट 5th का, लेकिन हम लोग इस यूनिट में करा रहे हैं बिकॉज हमने सेंटर ऑफ मास अभी पढ़ा है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने जो कॉलिजन है उसकी कंप्लीट थियरी बता दी थी आपको। अब यहाँ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक रहता है विच इज़ ऑब्लिक कॉलिजन। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें कुछ मेथड्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, तो वो कर लेंगे। उसके 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये कॉलिजन वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, मेंस के पेपर में आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है ना, अब उन्हें अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड to a stationary particle when it strikes the stationary particle of 5 times its mass। इसका मतलब सबसे पहले हमें गिवन है कि एक मास m है और एक मास क्या है 5m है, और ये क्या है रेस्ट पे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कंडीशन लेते हैं और दूसरा कुछ गिवन है। अब हमें बताना है कि देखो इन दोनों के बीच के अंदर कॉलिजन होता है, कॉलिजन के बाद में m भी होगा 5m भी होगा। पहले ये रेस्ट पे था, अब इन दोनों की वेलोसिटी होगी। तो इसकी एनर्जी, वैसे अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करते तो यहाँ पे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही यहाँ पे होगी। इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी ही थी पूरी, बिकॉज ये तो रेस्ट पे था, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, बिकॉज कॉलिजन के बाद दोनों मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो वो कहाँ से आई? वो इसी से आई, बिकॉज ये तो रेस्ट पे था, इसके पास तो थी नहीं, तो यहाँ से आई। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसने अपनी कितनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करी, बिकॉज हम लोग ट्रांसफर की बात करेंगे, बाकी वाली तो इसके पास है ही, लेकिन जो बची है ना वो कम हुई है, वो किसके पास है? इसके पास है। तो हमें वो लॉस निकालना है, इसीलिए पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर टू व्हाट स्टेशनरी पार्टिकल। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। और क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज अ परफेक्टली हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे एक मास m, वेलोसिटी हमें नहीं पता, हम लोग इसको ले लेते हैं u0 की इनिशियल वेलोसिटी इसकी u0 है, या फिर सिर्फ u ले लो, ठीक है। प्लस 5m मास, इसकी वेलोसिटी कितनी 0, बिकॉज इनिशियली क्या था रेस्ट में था। अब m की स्मॉल m की वेलोसिटी v1 ले लेते हैं, प्लस 5m की वेलोसिटी v2, ये दोनों ही हमें नहीं पता है। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा mu इक्वल्स टू mv1 प्लस 5m v2। आप सॉल्व करोगे तो जाएगा u इक्वल्स टू v1 प्लस 5v2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास और क्या चीज़ है, हम लोग लगा सकते हैं क्या, हमें परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन दिया हो तो हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। E इक्वल्स टू उसके अंदर होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। हियर u2 इज 0, u2 इनिशियली रेस्ट पे था, तो ये हो जाएगा v2 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है इसलिए, डिवाइडेड बाई u1 की जगह हमने u लिया है तो आप u ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u इक्वल्स टू v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग u की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो कितना आता है, u की नहीं, हम लोग निकालते हैं वैल्यू v2 की। तो मैं बताऊंगी हमने v2 की वैल्यू किस लिए निकाली। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। पहला है v1 प्लस 5v2 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकेंड इज इट इज इक्वल्स टू u, और दूसरी इक्वेशन क्या है v2, या फिर हम लोग लिख सकते हैं माइनस v1 प्लस का v2 इक्वल्स टू u। अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, हमने इक्वेशन सही लिखी माइनस v1 प्लस v2। अब आप इनको कर दो ऐड, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 5v2 प्लस v2 कितना हो जाएगा 6v2 इक्वल्स टू 2u हो जाएगा ना, u प्लस u2। v2 की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा u/3 आएगा, u/3। चलो हमारे पास v2 की वैल्यू आ गई। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अगर हमें परसेंटेज लॉस निकालना है ना, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो कितना होगा देखो।
काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, इसकी मतलब जो सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, तो सेकंड पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मतलब उसमें जो चेंज आएगा ना वही तो हमारा जो इनिशियल होगा उससे डिफरेंस होगा। तो देखो फाइनल कितनी है इसकी वेलोसिटी, हाफ m, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 5 m है ये, तो हम इसको 5/2m। अब मेरी बात समझ रहे हो ना, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें ये निकालना है कि जो ये 5m वाला पार्टिकल है ना, इसने कितनी गेन करी, स्टार्टिंग में 0 थी, बाद में कितनी आई, उनका डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारे पास वो गेन आ जाएगा। तो वो गेन कितना हो जाएगा, अब हम लोग चलो सबसे पहले हम लोग अलग अलग ही करते हैं इसको ताकि ज़्यादा ही, हम सबसे पहले हम लोग निकालते हैं परसेंटेज नहीं, नॉर्मल निकालो, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, कि सेकेंड पार्टिकल ने कितनी गेन करी है, जितनी गेन करेगा वही तो लूज हुई है किससे, हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है उससे। तो कितना होगा, सेकेंड वाले की फाइनल काइनेटिक एनर्जी 5m मल्टीप्लाई बाय v2², इसकी वेलोसिटी v2 हो गई ना बाद में जाके, -0 इसलिए बिकॉज इनिशियल इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0। कैलकुलेट करो तो हो जाएगा 5/2m, और v2 की वैल्यू हमारे पास है, हमने निकाली थी, लिखना हटा दिया, v2 = था u/3, यही था, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते, हो जाएगा u²/6, यही हो जाएगा u²/9, सॉरी 9 हो जाएगा, u²/9। कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 5m u² डिवाइडेड बाय 18 आ गया। अब अगर मुझे परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका, फर्स्ट पार्टिकल का निकालना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 5mu²/18 है ना, इसको डिवाइड कर लेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी थी, तो वो हमारे पास, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है ना, ऐसे ही होता है, आपने गेन निकाल दिया, अब आपको रेशियो निकालना है, तो आप डिवाइड कर लो, किसके लिए पूछा है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए पूछा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 12mu², यही थी, mu² से mu² कैंसिल हो गया, और ये कितना बच जाएगा, 5/18 मल्टीप्लाई बाय 2/1, यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/9। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो आप 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 500/9 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू व्हाट, 55.5%, या 6 कर दो इसको अप्रॉक्सीमेटली। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, हमें स्पेस चाहिए इसलिए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास है कैपिटल M, दूसरा स्मॉल m, जो कि रेस्ट पे है, उनके बीच में कॉलिजन होता है, इसकी स्पीड दे रखी है v0 या फिर u0, जो भी दे रखा है, v0 ले लेते हैं इसको, और इसका कॉलिजन होता है कुछ ऐसा, जो हमने 2D इलास्टिक 2D कॉलिजन पढ़ा था ना, वो वाला केस यहाँ पे लग रहा है। अब हमें पूछा है क्वेश्चन के अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m/m, दोनों मासेस का रेशियो निकालो जिसके लिए θ1 और θ2 क्या हो, इक्वल हो। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मास क्या है, कैपिटल M, ये मास क्या है, स्मॉल m, इसकी वेलोसिटी है v0, ये रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, और ये कैसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, और इनके बीच का एंगल ये कितना है, θ1 है और θ2 है। अब हमें क्वेश्चन में जो केस दिया है मैं उसमें हमको बोला है कि फॉर विच θ1 एंड θ2 इज इक्वल, तो हम लोग इक्वल लेकर ही चलते हैं, ठीक है। ये इक्वल हो गया, ये क्या हो गई वेलोसिटी, लेट्स से दिस इज वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी v2 ले लेते हैं। अब आप देखो ये जो क्या हो जाएगा, इसके कंपोनेंट्स हमने पढ़ा है, ये क्या होगा v1 cos थीटा और इसका क्या हो जाएगा v2 cos थीटा, दोनों का cos थीटा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा v1 sin थीटा और इसका हो जाएगा v2 sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स लिख दिए। अब हम लोग सबसे पहले क्या लगवाते हैं, सबसे पहले ये हम लोग कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय v0 प्लस 0, इसका 0 हो जाएगा इक्वल्स टू, इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा स्मॉल m, ये दोनों डायरेक्शन में लगी, पहले हम बात कर रहे हैं x डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस कैपिटल M v2 cos थीटा होगा, तो सिंपली हो जाएगा m v0 इक्वल्स टू स्मॉल m v1 cos थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग सेम किस में लगाएंगे, y डायरेक्शन के अंदर, तो y डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y डायरेक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू स्मॉल m v1 sin थीटा
माइनस का कैपिटल M V2 साइन थीटा। द रीज़न इज दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो MV1 साइन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल MV2 साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, V2 की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा M/M V1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस V2 की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M V0 इक्वल्स टू स्मॉल m V1 कॉस थीटा प्लस कैपिटल M V2 की वैल्यू क्या है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय M V1, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं M V0 इक्वल्स टू M V1 कॉस थीटा प्लस M V1 कॉस थीटा। इसका मतलब 2M V1 कॉस थीटा। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग लगाते हैं लॉ ऑफ, देखो यहाँ तक हमें कुछ निकला नहीं, कि हमें कुछ पता नहीं पड़ रहा है कि क्या सिचुएशन है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक चीज़ें क्लियर ना हो तो आप क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो इनिशियल एनर्जी क्या, हाफ M कैपिटल M, दिस इज हाफ M V0 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये प्लस 0 हो जाएगा, उसकी सेकंड पार्टिकल रेस्ट पे, उसकी कोई एनर्जी नहीं है, और ये हो जाएगा हाफ स्मॉल m V1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M V2 स्क्वायर। देखो यहाँ पे ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, तो हमें कंपोनेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बिकॉज अगर हम लोग V1 लेंगे बिना, तो ये V1 स्क्वायर जो है ना, वो क्या है, रिजल्टेंट है, तो वो V1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो ऑलरेडी वापस क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो, अब आप लगा दो हाफ कैपिटल M V0 स्क्वायर। V0 को आप टर्म में लिख दो, किसकी, V1 की टर्म में लिख दो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा M, और ये V0 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2M/M V1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, ये V1 में ही रहने, तो इसको हमको सारी की सारी इक्वेशन को एक टर्म में लाना है, हाफ M V2 कितना हो जाएगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M V1 का स्क्वायर। ओके ठीक है, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 4M स्क्वायर अपॉन, ये M आप हटा दो, तो ये हो जाएगा कैपिटल M का V1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ M V1 स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा हाफ M स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल M। अब देखो, इन तीनों ही इक्वेशन, तीनों ही टर्म्स के अंदर हाफ MV स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम लोग उसको हटा सकते हैं, तो ये हाफ निकल जाएगा और पीछे बचेगा 4M अपॉन कैपिटल M कॉस स्क्वायर थीटा। यस, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हाफ MV स्क्वायर निकाल दो, तो बच जाएगा M/M। चलो, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें M/M की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। यहाँ पे M/M की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब क्या होगा, जब हमारे पास जो कॉस थीटा है ना, उसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो। कॉस थीटा की वैल्यु मैक्सिमम होगी तभी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी ना। तो हमें थीटा अगर 1 लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4M/M इक्वल्स टू 1 प्लस M/M। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4M अपॉन कैपिटल M माइनस का M अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो ये हो जाएगा 3M अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू 1, और हमें कैपिटल M अपॉन M पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, जब लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ M/M चाहिए ना, तो वो हमारे पास थी आ जाएगा। इसके अंदर एक तो आपको ये कॉस थीटा वाली कंडीशन लगाना जरूरी है, बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि ओके, दिस इज मास कैपिटल M, लेट्स से दिस इज 9 kg, here we have a bullet of 1 kg and the velocity of 100 meter per second। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी भी स्ट्रिंग से किसी भी
एक सरफेस से एक मास को हमने हैंग कर रखा है, ठीक है। दिस इज आर कैपिटल एम जिसका वेट दे रखा है 9 kg। और अब हम लोग क्या करें, एक बुलेट है जिसका वेट 1 kg है और जिसकी स्पीड क्या 100 मीटर पर सेकेंड है, वो इसके ऊपर फायर करते हैं। तो फायर करने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही फायर करेंगे ये जो कैपिटल एम है, ये जब बुलेट इसके अंदर चली जाएगी तो इसको भी वेलोसिटी देगी, ये यहाँ पे कहीं पे ट्रैवल करेगा आगे की होगा ना। आप किसी को गन से मारो, वो उसका मास कुछ ऐसा है कि वो गन के साथ ट्रैवल करने लग जाता है, और मान लो किसी यहाँ हाइट तक जाके जो बुलेट है ना उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इस जगह पे जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वहाँ पे ये कितनी हाइट पे पहुँचा है, जो अपनी पहले वाली हाइट थी ना उससे कितनी हाइट पे ये ऊपर गया, ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ सबसे पहले। तो देखो एक मास है हमारा बुलेट का m, इसकी वेलोसिटी है v। दूसरा मास है हमारा कैपिटल M, इसकी वेलोसिटी जैसे हम लोग लेते हैं, चलो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, अब हमें तो इतना पड़ा है। तो ये स्मॉल m है, इसका मास कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 100 प्लस कैपिटल M, लेकिन इनिशियली रेस्ट पे था। अगर मैं अलग अलग की बात करूँ तो इनिशियली रेस्ट पे था ना, बुलेट बाद में गई है, पहले तो एक जगह पे हैंग था, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये मल्टीप्लाई बाय 0। अब बाद में क्या हो गया, जैसे ही बुलेट इसके ऊपर फायर करी ना, बुलेट और ये मास दोनों एक साथ में ट्रैवल करने लग जाते हैं। बुलेट उस मास के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर फंस जाती है और फिर वो लोग साथ में, दोनों साथ में ट्रैवल करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m प्लस स्मॉल m, इसका मतलब 9 प्लस 1, और इसके साथ वाली वेलोसिटी हमें नहीं पता, उसको हमने लिख दिया कैपिटल V। अब आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो रहा है, 100 इक्वल्स टू 10v, और v कितना आ रहा है, इसको v नॉट दे दो ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो कैपिटल V कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी, सॉरी इन पूरे दोनों मास की वेलोसिटी हमारे पास आगे वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब हमें हाइट लगानी है ना, तो अब हम लोग लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाती हूँ इस पॉइंट A और इस पॉइंट B के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m प्लस स्मॉल m और v का स्क्वायर, यही होगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब बुलेट इसके अंदर गई और उसके बाद वो कितना ट्रैवल करा और यहाँ पे पहुँच गया, इन दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों पोजीशन पे हमें क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। तो इस पॉइंट पे आप देखो बुलेट ने इसके अंदर एंटर करी, तो इसका मास क्या हो गया m प्लस स्मॉल m, वेलोसिटी दोनों के साथ में कितनी हमने कैलकुलेट करी है, इक्वल्स टू, और इसकी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी बात करूँ, ये मैंने रेफरेंस लेवल लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी 0, तो प्लस का 0। अब यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आके ये जो दोनों है ना वो स्टॉप कर जाते हैं। मैंने बताया जब बुलेट उसके अंदर जाए और बुलेट की वेलोसिटी मतलब खत्म हो जाए, वो वहाँ पे रुक जाए, तो वो वाला केस में हम लोग हाइट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं होगी, तभी तो रुकी है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ होगी, कितनी होगी mgh, प्लस का mgh। अब आप कैलकुलेट करो, हाफ इंटू 10 और v स्क्वायर कितना 100 इक्वल्स टू m स्मॉल m, सॉरी ये जो होगा ना ये भी कितना होगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय gh, यही होगा ना स्मॉल m प्लस कैपिटल M, बिकॉज दोनों के दोनों ऊपर पहुंचे हमारे पास। तो ये इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू हाइट h। अब आप देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 500 इक्वल्स टू 100h, और h की वैल्यू निकालो तो कितना आ रहा है 5 मीटर। तो ये आ जाएगी हमारे पास हाइट की वैल्यू। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सी कैसे कैसे कॉन्सेप्ट लग सकते हैं क्वेश्चन में, वो आपको इस क्वेश्चन में पता पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो इसको सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि पूछा क्या है, कि यहाँ से u नॉट वेलोसिटी से कोई मास m को थ्रो करा है, ठीक है, और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। अब इसको इससे फेंका तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। जब ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी दूसरे पार्टिकल से इसका कॉलिजन होता है। वो पार्टिकल कौन सा होता है, जो यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड ऐसे ऐसे थ्रो करा है, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल सेम है, दोनों का मास और इसका m, यहाँ आके इन दोनों का कॉलिजन होता है। तो कॉलिजन के बाद क्वेश्चन में हमके पूछा है कि कॉलिजन होने के बाद जो कंपोजिट सिस्टम होगा ना, कि दोनों मासेस का मिला के जो भी सिस्टम बन रहा होगा, वो हॉरिजॉन्टल से इमीडिएटली आफ्टर द कॉलिजन कितना एंगल बनाने वाला है। अब देखिए आप प्रोजेक्ट, यहाँ तक की सिचुएशन आपको समझ में। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ, इतना वैसे यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होता है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये कॉलिजन से जस्ट पहले वाली पोजीशन थी। अब कॉलिजन के बाद क्या होगा, देखो कॉलिजन के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने बोला है कि हमने क्वेश्चन में लिखा है
नहीं लिखा, एक कॉलिजन कंप्लीट इन इलास्टिक कॉलिजन होता है। तो कंप्लीट इन इलास्टिक कॉलिजन के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल है ना वो आपस में स्टिक कर जाती है। हमने पढ़ा था कंप्लीट इन इलास्टिक कॉलिजन में दोनों पार्टिकल स्टिक होकर एक सिस्टम बना देते हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्टिकल सेम हो जाएंगे। अब इनका मास क्या हो जाएगा 2m, दोनों का मास सेम है। तो अब ये जैसे स्टिक होंगे इनकी अपनी एक वेलोसिटी होगी ना, ये यहाँ पे स्टिक हुए कॉलिजन हुए इस वेलोसिटी से आगे जाने लग गए। तो अब मैं मान लेती हूँ कि ये एंगल कितना है, थीटा है। ये हमने अल्फा लिया ना थीटा, तो मुझे इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ से एक पार्टिकल फेंका और नीचे से एक पार्टिकल को फेंका, दोनों पार्टिकल को यहाँ पे इन इलास्टिक कंप्लीट इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ, एक कंपोजिट सिस्टम बना, वो एक अपनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेट्स से इट इज v। दोनों सिस्टम अब कंपोजिट हो गए तो अब इनकी वेलोसिटी भी अलग होगी। हमने इसको ले लिया, यस इसको हमने ले लिया v। तो अब हमें बताना है कि ये जो एंगल, ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बता रही है जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। टाइम के साथ ये चेंज हो जाएगा ना, इसलिए हमें जस्ट आफ्टर द कॉलिजन बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लूँ तो ये कंपोनेंट क्या होगा 2mv cos थीटा और ये हो जाएगा 2mv sin थीटा। ये चीज़ तो हम लिख ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो, अब अगर हम लोग लगाए कंजर्वेशन ऑफ, और मैं ले लेती हूँ इस पार्टिकल, ये u0 है ना, तो ये u1 ले लेती हूँ कि u1 वेलोसिटी से, सॉरी हाँ क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन है कि ये इसको भी सेम वेलोसिटी u0 से थ्रो करा है, इसको भी सेम वेलोसिटी तक अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी u0, इसको भी u0 से ही फेंका है। तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, लेट्स से इट इज, ये v लिया है ना, ये u1 ले लेते, ठीक है, इसकी वेलोसिटी होता है u1। अब हमें निकालना है मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ दोनों डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है ना वो सेम ही रहती है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पहले जाके वीडियो चेक करना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर थ्रू आउट द मोशन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम ही रहता है। और अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट की बात करूँ ना, तो इस एक्सट्रीम पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है ना, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये भी हमने पढ़ा है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास आ गई। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं x डायरेक्शन में, ठीक है, तो अब इसकी बात करूँ तो m x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u0 cos अल्फा, प्लस दूसरा पार्टिकल ये क्या, ये तो सीधा का सीधा y डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है, तो इसकी x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगी नहीं, तो प्लस का 0। अब कंपोजिट सिस्टम जब बन गया ना 2m, तो इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 2mv cos थीटा, तो इक्वल्स टू 2mv cos थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग करते हैं y डायरेक्शन की बात। y डायरेक्शन में देखो, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता, 0। इसकी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, हमें नहीं पता, लेकिन कितना है u1, मैंने इसको लिख दिया m, मास तो उतना ही u1 लिख दिया, हमें नहीं पता कितनी है लेकिन कुछ वेलोसिटी होगी। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2mv sin थीटा, 2mv sin थीटा। ये आ गए हमारे पास ये इक्वेशन। अब देखो, अगर हमारे पास u1 की वैल्यू आ जाए ना तो हमारी इक्वेशन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपको दोनों इक्वेशन को देखे भी पता पड़ गया होगा कि अदरवाइज सिर्फ इक्वेशन किस में होगी, अल्फा में और थीटा में, तो उससे तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे पास u1 की वैल्यू आए। तो u1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये केस हमारे पास कौन सा हो गया कि एक पार्टिकल को u0 वेलोसिटी से फेंका, यहाँ पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हमने ले ली, u1 हो रही है, और ये हाइट कितनी डिस्टेंस, ये हाइट जो है ना कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो एक्सट्रीम जो मैक्सिमम हाइट होती है ना, वो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर u0 से फेंका तो u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये वैल्यू हमारे पास है। तो इस सारी वैल्यू से हम लोग इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस u1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। हमारे पास जो v स्क्वायर है वो क्या है, ये वेलोसिटी u1 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी तो हमें निकालनी है फाइनल, यहाँ पे तो कॉलिजन हो रहा है तो कॉलिजन से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी निकालनी है, हमने u1 स्क्वायर लिख दिया माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है u0 स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस आएगा बिकॉज ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में और हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो माइनस आएगा, माइनस का 2gh, h की वैल्यू क्या है यहाँ पे रख दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। इसको आप सॉल्व करो तो ये 2g से 2g तो कैंसिल होने वाला है, तो क्या आने वाला है u1 स्क्वायर माइनस u0 स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का
यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल्स टू यू नॉट स्क्वायर माइनस यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें जब यू नॉट स्क्वायर कॉमन लोगे ना तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचने वाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा u1 स्क्वायर। तो u1 की वैल्यू क्या आ रही है, यू नॉट कॉस अल्फा। ये वैल्यू हमारे पास आई है किसकी, u1 की। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m और u1 कितना है, यू नॉट कॉस अल्फा। यू नॉट कॉस अल्फा 1 सेकेंड इंक डालने दो। ये जो न्यूमेरिकल हम लोग करवा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको ना जो, अगर मैं आगे के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स की बात करूँ ना, स्ट्रेट लाइन मोशन वगैरह, मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें आपके पास कैलकुलेशंस ज़्यादा थी, क्वेश्चन में समझने जितना था लेकिन इतना नहीं था। लेकिन अब जो आगे वाले चैप्टर्स आएंगे ना, उसमें ये कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको पूछा क्या है, तो आपके लिए फिर जो कैलकुलेशन करना ना वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो आपके ईजिली हो जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या चीज़ क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, उसके बाद में सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है। तो चलो ठीक है, हमारे पास आगे वैल्यू u1 की, तो हमने लिख दिया m u नॉट कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2mv साइन थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो गया और ये आ गया u नॉट कॉस अल्फा इक्वल्स टू v साइन थीटा। ये इक्वेशन 3 दे देते हैं। और ये इक्वेशन की बात करूँ तो इसमें भी m से m कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, u नॉट कॉस अल्फा इक्वल्स टू 2v कॉस थीटा। यही आ रहा है। अब देखो, अब सारी इक्वेशन आ गई, थोड़ा सा भर गया, हम लोग कुछ ये चीज़ क्लीन कर देते, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हाँ नहीं है। अब ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रही है, u नॉट कॉस अल्फा इज व्हाट, इज v साइन थीटा, v साइन थीटा। और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, u नॉट कॉस अल्फा इक्वल्स टू 2v कॉस थीटा। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। यहाँ का हमने 2m हटा दिया तो ये 2 लिख दो वापस, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ऊपर वाले इक्वेशन में भी 2 आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 4 से, ये u cos थीटा बाई u cos थीटा 1 हो जाएगा और ये 2v से 2v कैंसिल करके आ जाएगा tan थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ रही है tan थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल होगा ना थीटा, वो कितना आएगा 45 डिग्री। तो देखो इस टाइप से सबसे पहले क्वेश्चन में समझो क्या पूछा है। कंजर्वेशन का काम लग रहा है तो सबसे पहले देखो क्या इनिशियल कंडीशंस होने वाली है, क्या फाइनल कंडीशंस होने वाली है। मैंने करवाया है, हाँ हो सकता है उसके बाद में भी एक बार में आपको समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो रहा है, कमेंट्स में पूछना, मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं ना, हमने ये कॉलिजन करवाया है तो मैं वो क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ कि जिसमें सिंपली आपको बस अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दिया, u1 u2 की वैल्यू निकली, कोई एक वैल्यू नहीं गिवन होगी, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो तो आप भी कर सकते हो, फिर उसमें तो आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें कहीं पर कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसमें थोड़ा सा आपको ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ताकि वो आपको समझ में। ईजी क्वेश्चन तो देखो आप आराम से कर लोगे, उसमें नहीं प्रॉब्लम आएगी। अगर फिर भी आती है तो मुझे बताना, मैं करवाऊंगी। ठीक है, चलो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास 3 मासेस है, m, 2m और m, तीनों के तीनों एक ही फ्लोर पे, एक ही सरफेस पे रखे हुए, किसी सरफेस पे रखे हुए, किसी फ्लोर पे रखे हुए। m जो है वो, इसकी वेलोसिटी गिवन है 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये 2m के साथ क्या करता है, टक्कर करता है, कॉलिजन करता है, कोलाइड करता है। तो जैसे ये 2m के साथ कोलाइड करेगा ना, फिर 2m के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। इनिशियली तीनों रेस्ट पे, ठीक है, ये इसके पास वेलोसिटी है, ये दोनों रेस्ट पे। इसने वेलोसिटी अपने यहाँ से कोलाइड करके इसको भी वेलोसिटी दी और ये वेलोसिटी लेने के बाद इस m से कोलाइड करेगा और कोलाइड करने के बाद यहाँ पे भी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। लेकिन इसमें गिवन है कि m और 2m के बीच का जो कॉलिजन है ना, वो क्या है, कंप्लीटली इलास्टिक है, और 2m और m के बीच का कॉलिजन क्या, कंप्लीटली इनइलास्टिक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमें देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना c की, वो निकालो। तो देखो सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा ना, इसकी वेलोसिटी तो निकलेगी बाद में, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चाहिए कि इसकी वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी से इसको टक्कर मार रहा है, किस वेलोसिटी से ये कोलाइड कर रहा है, तब जाके हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालेंगे ना। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालो। तो देखो अगर हम लोग ले लेना कि इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, ओके गिवन है वेलोसिटी, तो सॉरी ये वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2।
तो अब हमें v2 वेलोसिटी निकालनी है और v1 हमें क्या है, गिवन है। या फिर u1 वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमें नहीं पता, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये तो रेस्ट पे इनिशियली, तो ये वेलोसिटी कितनी होगी 0, और v2 हमें निकालना है। ये जो v2 होगा ना, इसी वेलोसिटी से ये इसके साथ कॉलिजन करेगा। तो देखो हमने इलास्टिक कॉलिजन के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था v1 और v2 का, 2m1 + m2, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने पढ़ाया, पहले चेक करना। तो उसके अंदर हमारा जो v2 है ना, उसका फॉर्मूला था m2 - m1 अपॉन m1 + m2 मल्टीप्लाई बाई u2 प्लस 2m1 u1 m1 + m2। हाँ, ये फॉर्मूला हमारे पास था वहाँ पे वेलोसिटी निकालने का। जब दो पार्टिकल्स के बीच में इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है ना, तो उसकी कॉलिजन के बाद में दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल। उसमें v1 का भी फॉर्मूला था, v2 का भी था। देखो तो हमें तो क्या चाहिए, हमें v2 चाहिए, हमें v1 से मतलब नहीं है। v2 जिस वेलोसिटी से इसको टक्कर मारेगा ना, हमें उससे मतलब है, तो हमें v2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो v2 का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। अगर आपको देखना है फॉर्मूला कैसा है, तो हमने पिछले बार जो वीडियोस में मैंने बताया, तो उसमें जाके चेक करना। अब यहाँ पे u2 क्या है, 0 हो जाएगा। u1 क्या है हमें पता है, m1 और m2 के मास क्या है वो भी हमें पता है। तो देखो कैसे करना है, m2 कितना है 2m, m1 कितना है m, ये डिवाइड बाय 3m, u2 कितना 0 प्लस 2 × m, u1 कितना है 9 डिवाइडेड बाय व्हाट 3m। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, v2 = 0 प्लस ये हो जाएगा m से m कैंसिल कर दो, 18/3 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ रही है किसकी, u2 की। तो ये वैल्यू हमने निकाल दी। आप इसको सारे को हटा देते, इसके हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आ गया v2 = 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो, अब हम लोग बोलते हैं कि 2m और m के बीच में क्या हो रहा है, इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, इनइलास्टिक कॉलिजन। इनइलास्टिक कॉलिजन के केस में क्या होता है, दोनों पार्टिकल एक दूसरे में स्टिक हो जाते हैं। दोनों कॉलिजन के बाद स्टिक हो जाते हैं, फिर स्टिक होके साथ में चलती है। ये हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ करी थी। जब कंप्लीटली, ध्यान से सुनना, कंप्लीटली इनइलास्टिक की बात करें, पार्शियल इनइलास्टिक की केस की बात हम नहीं कर रहे। जब कंप्लीटली इनइलास्टिक केस होगा ना, दोनों पार्टिकल स्टिक कर जाएंगे और उसके बाद में वो सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, अगर हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम लगाए, 2m इंटू इसकी वेलोसिटी v2 प्लस m इंटू इसकी वेलोसिटी v3, मैं ऐसे लिख रही हूँ। साथ में लास्ट में क्या हो जाएगा, 2m + m, दोनों ऐड हो जाएंगे और इनकी एक अलग से वेलोसिटी होगी कैपिटल V। लेट्स से इट इज कैपिटल V। तो अब देखो, इनिशियली ये तो रेस्ट पे था ना, इसको जब इसने कॉलिजन करा उसके बाद इसका मूवमेंट आया है, लेकिन पहले तो ये रेस्ट पे था। तो ये जो v3 होगा ना, ये क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2m v2 = 3m v, m से m कैंसिल कर दो, 2v2 की वेलोसिटी हमें पता है कितनी है, 6 = 3v, तो ये हो जाएगा 12 = 3v, और v की वैल्यू कितनी आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। और ये v किसकी वेलोसिटी है, इन दोनों का कंपोजिट सिस्टम है ना, वही वेलोसिटी। देखो vc पूछा है ना क्वेश्चन में, तो ये अलग से vc नहीं है, ये दोनों कंपोजिट होने के बाद जो वेलोसिटी है ना वही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। वो अभी हम लोग पढ़ते हैं ऑब्लिक कॉलिजन। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अंदर क्या होता है, दो पार्टिकल्स हैं, तो उन दोनों की वेलोसिटी ये होगी, लेकिन जो लाइन ऑफ वेलोसिटी होती है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है ना, दोनों चेंज होगा। बिकॉज ये किस टाइप से स्ट्राइक करते हैं, इस टाइप से। तो इनका क्या हो जाएगा, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी तो डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, जहाँ पे दोनों पॉइंट टच करते हैं ना, वो दोनों स्फेयर से होते हुए, दोनों पार्टिकल से होते हुए। तो ये वाली जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और ये लाइन ऑफ वेलोसिटी है। अगर ये दोनों अलग अलग हो ना, तो हमारा क्या होता है, ऑब्लिक कॉलिजन होता है। अब इसका थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कुछ स्टेप्स होता है, ताकि आपके लिए वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो उसमें क्या स्टेप होता है, सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके चले कि चलो हम लोग यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, कि ये हो गया इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट और ये क्या है इनका वेलोसिटी। लेट्स से ये इसकी वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, और ये एंगल कुछ दे रखा है थीटा। तो इसके अंदर क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन, फॉर एग्जांपल दिस इज द केस ऑफ, सबसे पहले लेते हैं कि ये हमारा बिफोर कॉलिजन वाला केस है, और आफ्टर कॉलिजन वाला लेते हैं, सेम ले लेते हैं हम लोग। ये वेलोसिटी v1 हो गई, ये वेलोसिटी v2 हो गई, ये एंगल।
ठीक है। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होने वाला है कि इनका जो परपेंडिकुलर, देखो ये थीटा एंगल पे है ना, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाला कंपोनेंट। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा ना, वो दोनों में ही सेम रहने वाला है। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी ना, थीटा के अकॉर्डिंग अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 वेलोसिटीज आएगी, 2 वेलोसिटीज इस पार्टिकल के लिए, 2 वेलोसिटीज इस पार्टिकल के लिए। एक वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर वाली और एक अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सेम इसके लिए भी एक परपेंडिकुलर वाली और एक अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो वी हैव बेसिकली 4 वेलोसिटीज, जिसके अंदर 2 वेलोसिटीज हमें ऑलरेडी पता है। कैसे? बिकॉज हमने बोला कि ये जो कंपोनेंट होता है ना, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये चेंज नहीं होता। ये इसकी वैल्यू मान लो यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे भी ए ही होगी। अगर यहाँ पे भी इसकी वैल्यू बी है ना, तो इधर भी इसकी वैल्यू बी ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 4 में से 2 वेलोसिटीज की वैल्यू जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी पता है, तो बाकी की 2 वेलोसिटीज निकालनी है। और वो वेलोसिटीज कौन सी होगी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाली वेलोसिटी होगी। चलो ये चीज़ हमें पता है। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्यों चेंज नहीं हो रहा है? बिकॉज इसमें मेनली जो इम्पैक्ट होता है ना, कॉलिजन, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए होता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका इतना चेंज नहीं होता है, या फिर नहीं ही होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी वजह से इस कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आता। ये बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन दोनों में ही इसकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। तो सबसे पहला अगर मैं पॉइंट बताऊं तो वो रहेगा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर किसके? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज मतलब बिफोर कॉलिजन भी वही रहता है और आफ्टर कॉलिजन भी वही रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमें क्या लेना है? हमें लेना है, इसमें 2 ही स्टेप्स है मेनली। पहला, कंपोनेंट डज नॉट चेंज, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सेम लेना है। दूसरा है कि अब हम यहाँ पे देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, नहीं पता, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कॉलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। वो तो सारे केसेस में क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे इतनी सारी डायरेक्शन है, लाइन ऑफ वेलोसिटी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, परपेंडिकुलर, 3 डायरेक्शन है। तो हमें लाइन जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो किसके अलॉन्ग लेना है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, सिर्फ इसी के ही अलोंग हमें क्या लेना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेना इस लाइन के अलोंग। इस लाइन के अलोंग इनिशियल क्या कंडीशंस थी, क्या वैल्यूज थी, और इस लाइन के अलोंग फाइनली क्या वैल्यूज थी। तो इन 2 स्टेप्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्लिक कॉलिजन के जो केसेस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करना है, इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले मैं 2 बेसिक एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग कोई भी एग्जाम का एक अच्छा वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल फाई, दिस इज मास m एंड दिस इज वेलोसिटी u। ओके, अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई m मास की बॉल, ये हमारा फ्लोर है, इस फ्लोर से कोलाइड करती है। ठीक है, कोलाइड करने के बाद ये किसी एंगल पे जाकर इसकी वेलोसिटी हो जाती है, लेट्स से इट इज़ v1। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे कॉलिजन हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी, और ये एंगल सेम नहीं है, अलग अलग एंगल है। तो अब हमें इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना v1, वो फाइंड करनी है कि कितनी होगी। तो चलो, ऑब्लिक कॉलिजन हो गया, बिकॉज इनकी लाइन ऑफ वेलोसिटी इसकी ऐसी है, इसकी ऐसी है। ये तो स्टेबल है ना, तो इसकी कोई वेलोसिटी है नहीं, इसकी ऐसी है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो गया? यहाँ पे जाके कहीं स्टैक कर रहा है, ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हमें सारी कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा? वो होगा u sin थीटा। उसी टाइप से यहाँ पे भी इसके क्या होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा और एक होगा
ऐसे, इसमें डायरेक्शन नीचे की साइड थी तो ये कंपोनेंट नीचे आया, इसमें डायरेक्शन ऊपर की साइड ऐसे जा रहा है ना पार्टिकल वापस, तो उसमें कंपोनेंट दूसरा वहाँ पे आएगा। तो लेट्स से दिस इज v1 एंड दिस इज v2। अब हमने बताया कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ना, ये लाइन इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना u sin थीटा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो v1 की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगी, u sin थीटा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हमें क्या निकालना है, v2 निकालना है। तो v2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में गिवन है कि कॉलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ ई। तो पिछले वाले वीडियो के अंदर एक वो पढ़ा था टॉपिक जिसके अंदर हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे कंप्लीट एक न्यूमेरिकल करा था कि एच हाइट पे जाता है फिर रीबाउंड होके वापस आता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी वी एन होती है वो क्या होती है, ई की पावर एन वी नॉट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ ए की रिबाउंडिंग की बात करें तो v1 इक्वल्स टू ई की पावर वी नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं बताऊँ ना वेलोसिटी v2 तो वो क्या हो जाएगा ई वी नॉट, और ई वी नॉट कितना है, देखो ये है कॉस थीटा। हम इसी का कंपोनेंट निकाल रहे हैं ना, वो ऊपर है डायरेक्शन अलग है लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट्स चेंज है, इसी का कंपोनेंट उधर की साइड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, v2 इक्वल्स टू ई यू कॉस थीटा हो जाएगा। देखो इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, दो कंपोनेंट से एक कंपोनेंट अलोंग वाला है वो तो सेम ही रहने वाला है। दूसरा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, इनिशियल ये होगा, फाइनल ये होगा, डायरेक्शन चेंज होगी इसलिए डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो यहाँ पे अगर हमें फाइनल इसका कंपोनेंट निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय ई हो जाएगा। अब हमें निकालनी है कि अब आप फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v1 v2 दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ना, तो इनका रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट दिस एंगल विल ऑल्सो बी फाइव। अगर सीधा ले लो आप इसको, ये भी कितना होगा 5। तो ये जो कंपोनेंट है ना वी आर रिजल्टेंट, ये हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, वी आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। आप कर दो इसको, कितना आ रहा है, v1 आ रहा है, कहाँ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लो, u बार आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस टाइप से आप ये वेलोसिटी निकाल सकते हो। चलो ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। अब अगर आपको फाई एंगल पूछे ना तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन फाई कितना हो जाएगा, टेन फाई इक्वल्स टू हो जाएगा v1 अपॉन v2, और v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू है हमारे पास u साइन थीटा डिवाइडेड बाई ई यू कॉस थीटा। u से u कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन ई, किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन फाई की। तो यहाँ से टेन फाई की वैल्यू भी निकल सकती है। तो अभी हम लोग एक और न्यूमेरिकल करते हैं। पहले हम लोग कुछ बेसिक्स करते हैं ताकि आपको एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है वो समझ में आए। न्यूमेरिकल क्या है, हमारे पास ये मास है, एक दूसरा मास m है, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन सेम रहने वाला है, ठीक है। चलो अब इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, ये होगा, ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा। इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री, और ये जो वेलोसिटी है ना यू भी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास और इसका मास दोनों का मास सेम है। अब अगर हम लोग आफ्टर कॉलिजन बात करें तो ये वेलोसिटी और इसके ये वाला भी वेलोसिटी, एंगल तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। चलो अभी हमें क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को स्टेप्स, और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कि ये जो फर्स्ट वाला स्फेयर है ना, इसकी कॉलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी, किसकी, फर्स्ट वाली की। ये हमें निकालनी है कि कितनी आएगी। दूसरे की भी पूछ सकते हैं, वो भी निकल जाएगी, हम लोग पता पड़ जाएगा वो भी। देखो अब आप क्या करना, सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम रहते हैं। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये u cos 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, u sin 30 डिग्री। तो इसका भी ये कंपोनेंट कितना रहने वाला है, u sin 30 डिग्री, यानी u/2 आने वाला है। तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, u/2। इसका कंपोनेंट है कुछ नहीं, ये तो रेस्ट पे, तो इसका कुछ कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसी टाइप से इसका भी कुछ कंपोनेंट नहीं होगा। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी v और इसकी वेलोसिटी v2, ये v1 ही हमें क्या करनी है, निकालनी है कि कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो चलो ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग हमारा दूसरा स्टेप करते हैं, विच इज़ हमें लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, इसके अलोंग लगाना है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। m लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos 30 डिग्री, u cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस ये तो रेस्ट पे, तो इसका 0।
इसके लिए क्या हो जाएगा mv1 प्लस mv2। इसके लिए हमें ऑलरेडी जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, इसके अलॉन्ग वेलोसिटी पता है, इसके लिए v1 है, इसके लिए v2 है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया mv1 प्लस mv2। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा mu√3/2 इक्वल्स टू mm हटा दो, ये हो जाएगा v1 प्लस v2, या फिर v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2√3। u की वैल्यू हमने पुट कर दी विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। थर्ड जो मैंने स्टेप बताया नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो हमने कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होता है v2 माइनस v1 होगा, डिवाइडेड बाय व्हाट u1 माइनस u2, यही फॉर्मूला होता है। v2 कितना है, v2 की वैल्यू हमें नहीं पता, v1 की वैल्यू भी हमें नहीं पता, u1 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। u1 कितना लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग लेता है, लेना है ये भी, तो ये भी कितना हो जाएगा u cos 30 माइनस u2 रेस्ट पे तो 0 हो जाएगा, तो e की वैल्यू कितनी आएगी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगी u मल्टीप्लाई बाय √3/2, तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब हम लोग ले लेते हैं कि ये कॉलिजन क्या है, इलास्टिक कॉलिजन पर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 2√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इससे हम लोग v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो v1 प्लस v2 इज वॉट 2√3। दूसरी इक्वेशन क्या है माइनस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2√3। आप करो इसको, हमें निकालना है अगर मैं v2 की वैल्यू निकालूँ ना तो कितना हो जाएगा, v2 की वैल्यू आ जाएगी ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2v2 इक्वल्स टू 4√3। तो v2 की वैल्यू तो कितनी आ रही है 2√3 ही आ रही है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू ये रहेगी बिकॉज इसका जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√3। लेकिन हमें क्वेश्चन में v1 वेलोसिटी पूछी है, v1 नहीं मतलब हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी है किसकी, इस पूरे मास की आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सेम इक्वेशन है v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2√3 एंड माइनस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू व्हाट 2√3 अगेन। अब हमें अगर यहाँ पे माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब v1 वेलोसिटी कितनी आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वो 0 आ रहा है। अब हमें आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी पूछिए, तो क्या आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी क्या होगी, देखो इस पूरे के लिए बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर जितने भी वेलोसिटीज लग रही है ना वो सारी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। ये हो गया 0। अब हमें वेलोसिटी चाहिए ऐसी डायरेक्शन में जहाँ पे या तो y x डायरेक्शन हो या y डायरेक्शन हो, ठीक है ना। अब रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, तो हमें ये कंपोनेंट चाहिए और ये कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है u/2, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें सबसे पहले ये एंगल चाहिए। अगर इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है ना तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। ये 30 है और ये परपेंडिकुलर होता है तो ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये 60 डिग्री एंगल हो गया। तो इसका कंपोनेंट तो 0, इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक कंपोनेंट बचा है वो ये वाला, और ये किसी रैंडम डायरेक्शन में, तो हमें इसका x और y कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये कितनी हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी u/2 cos 60 डिग्री इस डायरेक्शन में विच इज़ i कैप, और प्लस u/2 साइन 60 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में नहीं j कैप। तो v इक्वल्स हो जाएगा cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 ही होता है, तो हो जाएगा u/4 i कैप प्लस u/2 साइन 60 कितना होता है √3/2 j कैप। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू, और u की वैल्यू हमारे पास 4 है तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 4 कैंसिल प्लस √3 j कैप, या फिर अगर आपको उसको मॉड्यूलस लेना तो हो जाएगा √1 + 3 यानी √4 यानी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी था। तो देखो मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले 2 पार्टिकल्स हैं, इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपको निकालना हो, मैंने सिखाया भी कैसे निकालना। ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये इसकी लाइन ऑफ वेलोसिटी, इनके बीच का एंगल आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो दूसरे डेटा गिवन होंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला स्टेप बोलता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम रहता है, ये वाला और ये वाला सेम होगा, दोनों की वैल्यू सेम।
जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ है ना वो हमें निकालनी होती है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ है। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के देखो, लगा दिया, सारा का सारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ही लगेगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगा के देखो वो भी अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगा दिया। इससे हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। आगे फिर कुछ भी इतना मेहनत का काम नहीं है। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग ले लेते हैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लेते हैं कोई एडवांस वाला, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन मेंस 2018 में एडवांस का क्वेश्चन है। ये काफ़ी जगह मैंने यूट्यूब पे और काफ़ी मैंने जो पढ़े हैं ना ब्लॉग्स वगैरह पढ़े, तो उसके अंदर भी मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो रिपीटेडली देखा है कि काफ़ी जगह पूछा गया है। तो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको ऑब्लिक कोलिजन समझाने का ट्राई करती हूँ। एंड क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक कोई मास है m, ठीक है, ब्लॉक ले लो, कोई भी एक m मास का ब्लॉक है, वो इनिशियली रेस्ट पे, इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट पे है। उसके बाद में ये किसी v वेलोसिटी से यहाँ पे ब्लॉक b पे आता है। अब यहाँ पे देखो ब्लॉक b पे क्या, सॉरी प्लेन के इस पॉइंट b पे आता है। प्लेन की कंडीशन क्या है कि प्लेन का पहले इंक्लाइनेशन अलग था, फिर इस पॉइंट b पे आने के बाद इसका इंक्लाइनेशन चेंज हो जाता है। तो जब वो पार्टिकल यहाँ आएगा ना तो b पॉइंट पे क्या होगा, कॉलिजन होगा। और वो क्या होगा, ऑब्लिक कॉलिजन होगा, बिकॉज इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा है और वेलोसिटी का चेंज अलग आएगा। तो यहाँ पे ऑब्लिक कॉलिजन होगा। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें पूछी है। सबसे पहली चीज़ पूछी कि जब पार्टिकल बी पे स्ट्राइक कर लेगा ना, पार्टिकल बी पे स्ट्राइक कर लेगा, तो स्ट्राइक करने के बाद यानी कॉलिजन के जस्ट बाद में इस मास एम की वेलोसिटी कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि सी पे आ जाएगा, चलो यहाँ से आके भी सी पे आ गया, तो प्लेन को, इस इंक्लाइन प्लेन को छोड़ने से जस्ट पहले उस मास की वेलोसिटी क्या, हमें दो चीज़ पूछी है और हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। ये आपको एज इट इज़ डायग्राम वहाँ पे पेपर में मिला था। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मैंने 30 डिग्री लिया है। कैसे लिया है, देखो मैंने इसको स्ट्रेट लाइन किया है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कितना है 90 डिग्री, 90 + 60 कितना होता है 150, तो पीछे कितना बटा 30 डिग्री। अब ये एंगल निकालना है, तो देखो इस ट्राइंगल को ले लो, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, 90 + 30 120, पीछे कितना बचा 60, 60 में से 30 तो ये ले गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये चीज़ अपने समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं बात करूँ ना कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी जस्ट कॉलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो वो वेलोसिटी होगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउ होगी। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, यहाँ पे पार्टिकल इस वेलोसिटी से आ रहा है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउ जो वेलोसिटी होगी ना वही पार्टिकल की क्या होगी, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो ये कितना होगा, हमें गिवन है कि ये वेलोसिटी v से आ रहा है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट भी v होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और इसकी जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा ना वो क्या हो जाएगा v sin थीटा। इट रिमेन्स सेम, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ये हमने पढ़ा भी है। तो ये v cos थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। यही होगा वैल्यू। हमें पूछा है कि जस्ट आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी कितनी होगी, तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कितनी आ रही है, v cos थीटा, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। या फिर v sin थीटा की, तो हमारे पास sin थीटा हमारे पास है, sin थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन v की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कॉलिजन से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो हमारे पास सिंपल सा केस हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये बीच की डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v, और ये हमको निकालनी है। अब ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस आप निकाल दो ना कितना है, दिस इज एंगल थीटा, सॉरी थीटा है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है और हमें ये निकालना है, तो हम लोग tan थीटा लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा tan थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर यानी ये वैल्यू हमें नहीं पता, इसको हाइट h ले लेते हैं अपॉन बेस कितना है √3, तो h इक्वल्स टू √3 इंटू tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, tan 60 √3 ही होता है, ओके। तो h इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3 मीटर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारे पास ये डिस्टेंस भी है, वेलोसिटी v निकाली, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v² इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हो जाएगा 2gh, तो v इक्वल्स टू √2gh, √2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी 3, तो ये कितना हो जाएगा 20 √60 मीटर पर सेकेंड आया। लेकिन वेलोसिटी v की है, हमें क्या निकालना है v sin थीटा, तो v कितना हो गया √60, sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है अगेन √3/2, sin 60 √3/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करो, √60 इंटू √3 ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय
4, तो कितना हो जाएगा √45, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आई है ना वो कितनी आई है, फाइनल वेलोसिटी ये जो v cos थीटा है, यानी मतलब कॉलिजन से जस्ट बाद में इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो कितनी है, √45 मीटर पर सेकेंड। देखो ये हो गया। अब इसका ये जो क्वेश्चन आया था ना, आई थिंक 8 या 10 मार्क का क्वेश्चन था, इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन थे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसके अंदर आया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है कि जब ये इसको लीव कर देना तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगेन आप देखो केस हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, बीच की हाइट चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, √45, पता है कॉलिजन के जस्ट बाद में कितनी वेलोसिटी, √45, ये वेलोसिटी हमें निकालनी। अब ये डिस्टेंस चाहिए, अगेन आप ले लो tan थीटा, तो सेम ही वैल्यू आएगी आई गेस। हाँ देखो ये 30 डिग्री है ना, तो हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू लेट्स से दिस इज डिस्टेंस x अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 3√3। tan 30 कितना होता है, ये होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन 3√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और x कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है। एक सेकेंड, ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है 3, अगेन लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v करो, ये कितना हो जाएगा v² इक्वल्स टू 45 प्लस ये कितना हो रहा है 60, तो आ रहा है 105, यानी v कितना आ जाएगा √105 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई जब पार्टिकल c को या फिर इंक्लाइन प्लेन को छोड़ के जाएगा। अब इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन है, वो भी हम लोग सॉल्व कर। थर्ड चीज़ जो पूछी है ना, वो पूछी है कि जब ये कॉलिजन हो रहा है ना, यहाँ पे जब बी पे जब कॉलिजन हो रहा है, तो कॉलिजन के बाद जस्ट आफ्टर द कॉलिजन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी ये और ये, इनमें क्या चेंज आने वाला है, या फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे हो गया, हम लोग पूरा डायग्राम नहीं बनाते, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये हमारे पास कितना है, ये है v cos थीटा यानी cos 30 डिग्री है ये, और ये कितना, ये है v sin 30 डिग्री, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हमने पहले ही ले लिए थे। अब हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकालना है, ये क्या है पॉइंट बी है। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट निकालना मतलब एक तो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, बिकॉज हमारे पास दोनों साइड में वेलोसिटी, इधर भी है इधर भी वेलोसिटी, तो एक कंपोनेंट इसकी वजह से आएगा, एक कंपोनेंट इसकी वजह से आएगा, इन दोनों को फाइंड करना, फिर उसका रिजल्टेंट निकालना, वो होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बिकॉज हमें ऐसा नहीं पूछा है अपवर्ड या डाउनवर्ड, हमें वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें ये एंगल थीटा निकालने पड़ेंगे, तो हमारी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो दिस होल इज व्हाट 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा, ये 30 पीछे कितना बढ़ा 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। अब देखो वेलोसिटी, अगर मैं इस ऊपर वाले कंपोनेंट को ले लेती हूँ x, नीचे वाले को भी ले लेती हूँ, नीचे वाले को ले लेती हूँ x डैश, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है vx ले लेती हूँ, ये कितनी आ जाएगी, ये ऑलरेडी कितना है v sin 30 डिग्री, या फिर इसको लिख देते v/2 sin 60 डिग्री, v/2 sin 60 डिग्री, और ये प्लस डायरेक्शन ऊपर वाला डायरेक्शन में प्लस आई कैप, ये कितना हो जाएगा v/2 sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3v/4 आई कैप। और हम लोग vx डैश, ये नीचे वाला कंपोनेंट निकालते हैं, ये कितना u cos 30 यानी √3v/2, यही हो गया, v ले लो √3v/2, और हमें निकालना ये वाला कंपोनेंट, तो ये पूरा अगर हम लोग एंगल लेना तो ये कंपोनेंट कितना होगा √3v/2 sin 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3v/2 sin 30 डिग्री, डायरेक्शन माइनस का आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 v sin 30 कितना होता है 1/2 माइनस का आई कैप, ये डायरेक्शन है, तो हो जाएगा √3v/4 माइनस का आई कैप। अब हमें टोटल वेलोसिटी निकालनी है, ये तो दोनों कंपोनेंट हो गए ना, फाइनल वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग लिख रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ऊपर वाले डायरेक्शन में √3/4v आई कैप, और नीचे वाले क्या √3/4v आई कैप। अब देखो ये दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको मिले तो बिल्कुल प्रैक्टिस करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, मेनली एडवांस के लिए मैं बात करूँगी, नीट में इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिक्स का,
आएगा, वो ऑब्लिक पे आ सकता है, लेकिन थोड़ी ईजी कैलकुलेशन होगी। लेकिन जेई एडवांस में डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस हो सके ना उतनी प्रैक्टिस करना, जहाँ पे क्वेश्चन मिले ना वहाँ से क्वेश्चन लेना, प्रैक्टिस करना, नहीं सॉल्व हो मुझे बताना। और अगर आप लोग कोचिंग वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे टीचर्स होंगे आपकी हेल्प करने के लिए, किसी से भी पूछ लेना, जो भी हेल्प करने को रेडी उससे पूछ लेना। तो यहाँ पे हमारे ऑब्लिक कॉलिजन वाला चैप्टर जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। देखो जो न्यूमेरिकल्स है ना वो कराने के लिए बहुत है। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में इतना है कि अगर मैं 4 साल तक भी न्यूमेरिकल्स कराऊँ ना सिर्फ जेई नीट के, तो भी कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है, ये फैक्ट है। लेकिन मैं सारे के सारे नहीं करवा सकती, मुझे भी सिलेबस को लेके चलना पड़ता है, पर्टिकुलर टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे उसको कवर भी करना पड़ता है। पता पड़े आपके एग्जाम हो गए और मैं अभी तक सिलेबस ही करवा रही हूँ, तो इसलिए जितना मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन तो आपको काफ़ी जगह देखने को मिल जाएगा, मैंने देखा है, खुद ने देखा है, बहुत सारी जगह क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो। और हमारा एक कॉलिजन यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद में हम लोग अगले जो वीडियोस होंगे उसमें पढ़ने वाले रोटेशनल मोशन, जो चैप्टर 6 है उसी का पार्ट है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसके आगे है रोटेशनल मोशन। उसके 2 से आई थिंक 2 वीडियो में हो जाना चाहिए, 2 से 3 वीडियो हो सकते हैं, वहाँ पे फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा सिर्फ ग्रेविटेशनल मोशन पार्ट 1 का, अभी पार्ट 2 पूरा बाकी है, ठीक है। और पार्ट 2 थोड़ा कम कैलकुलेटिव है, तो टेंशन मत लो, ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया, वो थोड़ा कम कैलकुलेटिव है। तो ठीक है, चलो आज का टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।